हेलो हेलो, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू नर्सिंग कॉलेज प्रेप के इस खूबसूरत से बैच में। तो यार दिस इज मी हिमानी। तो बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोग नर्सिंग प्रोसेस को डिस्कस कर रहे थे कि क्या क्या हम नर्सिंग प्रोसेस में करते हैं। तो उसमें हमने कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली थी आपकी नर्सिंग प्रोसेस से रिलेटेड। तो आज हम बाकी की चीज़ें डिस्कस करेंगे नर्सिंग प्रोसेस का। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ आपकी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो मोस्ट ऑफ कवर हो गया है जो आपके एग्जामिनेशन में जिससे क्वेश्चन आता है। बाकी आपका नर्सिंग प्रोसेस भी हो जाएगा। उसके बाद हम आपका उसके बाद तो आपके प्रोसीजर ही बचते हैं। नर्सिंग प्रोसेस जो है एक थ्योरेटिकल पार्ट है जिससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में या लिखने को आ जाता है आपको। नर्सिंग प्रोसेस क्या है उसके बारे में लिखने को, तो ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट है। उसके बाद तो आपके सारे जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वही है। जैसे इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका कंफर्ट डिवाइसेस हो गया, आपके जो हमारी बैड मेकिंग हो गई उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो भी आपके हैं ब्रेड सोर्स हो गए, आपके हॉट एप्लीकेशन, कोल्ड एप्लीकेशन, इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो आपका प्रैक्टिकल पार्ट में आ जाता है जो हम प्रोसीजर पार्ट होता है। तो नर्सिंग प्रोसेस को हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने असेसमेंट असेसमेंट जो है उसको डिस्कस कर लिया था। तो सबसे पहले हमने देखा था नर्सिंग प्रोसेस होता क्या है, तो मीनिंग क्या है, नर्सिंग प्रोसेस मीन्स क्या है। उसके बाद हमने इसके पर्पसेस पढ़े थे। स्टेप्स में फर्स्ट स्टेप हम पढ़ चुके थे जो था आपका असेसमेंट। असेसमेंट में हमने बोला था जब भी पेशेंट आपके पास आता है, तो असेसमेंट मींस क्या है, जब भी पेशेंट हमारे पास आ रहा है तो हम उसका असेसमेंट करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा प्रोसेस होता है दैट इज योर असेसमेंट। असेसमेंट में हमारी दो चीज आती है, एक आता है आपका सब्जेक्टिव डेटा, एक आता है आपका ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा मीन्स कि पेशेंट हमें क्या बता रहा है, जो भी उसकी कंप्लेंट्स है, जो उसके सिम्टम्स है, जो उसे आ रहे हैं, लाइक उसको पेन हो रहा है या उसको फीवर है, तो उसने बोला कि मुझे 2 दिन से फीवर है, आ रहा है जा रहा है फीवर, मुझे पेन हो रहा है। तो दैट इज दी आपका सब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव मीन्स अब उसने फीवर के बारे में बताया तो ऑब्जेक्टिव हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको, लाइक आपने थर्मामीटर लिया, थर्मामीटर से उसको फीवर चेक किया, ये क्या है आपका जिसमें आपने साइन को चेक किया, ये आपके ऑब्जेक्टिव डेटा है जो हम देखते हैं। सब्जेक्टिव मतलब जो पेशेंट हमें बताता है। तो असेसमेंट आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट असेसमेंट के बाद होता है हमारा डायग्नोसिस। असेसमेंट के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। अब आपने जो भी डेटा कलेक्ट किया है पेशेंट का, पेशेंट से रिलेटेड, उसकी हेल्थ से रिलेटेड, उसके बेसिस पे अब हम डायग्नोसिस बनाते हैं, डायग्नोस बनाते हैं। देन हम प्लानिंग करेंगे, उसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, फिर इवोल्यूएट करेंगे। तो जो आपका नेक्स्ट स्टेप है, जो सेकेंड स्टेप है हमारी नर्सिंग प्रोसेस का, वो आपका है डायग्नोसिस। इसमें हम क्या करते हैं, डायग्नोस बनाते हैं। यहाँ पे मेडिकल डायग्नोसिस नहीं आता है, नर्सिंग डायग्नोसिस आता है। ठीक है, तो अभी हम डायग्नोसिस को डिस्कस करेंगे। नर्सिंग डायग्नोसिस मतलब होता क्या है। नर्सिंग डायग्नोसिस है क्लिनिकल जजमेंट अबाउट द इंडिविजुअल। यहाँ पे हम क्लिनिकल एक जजमेंट देते हैं अबाउट किसके बारे में, जो भी हमारे इंडिविजुअल हैं, जो हमारी फैमिली है और जो हमारा कम्युनिटी है। ठीक है, जो भी हमारी कम्युनिटी है। क्लिनिकल जजमेंट मीन्स क्या होता है कि उसको हुआ क्या है, जो भी उसने इन्फॉर्मेशन बताई। अब क्लिनिकली हम उसे जज करेंगे, सोशली नहीं और पर्सनली नहीं कि हाँ ऐसे हो सकता है, अपना अजम्पशन नहीं बना रहे। जो भी उसने इन्फॉर्मेशन दी और जो हमने उसके अंदर देखा, असेस किया है, उसके बेसिस पे एक हम डायग्नोस बनाते, क्लिनिकल जजमेंट देते। जैसे उसने फीवर बोला तो हमने जैसे बोला कि, या उसने बोला कि मुझे ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है मतलब कहीं ना कहीं उसके एयरवे जो है, जो एयरवे ट्रैक है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होगा। तो हम इस तरीके से उसको क्लिनिकल जजमेंट देते हैं कि क्लिनिकली हो सकता है कि आपका जो एयरवे है वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया होगा जिसकी वजह से आपको ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है। नेक्स्ट है, तो हम क्लिनिकल जजमेंट दे रहे हैं यहाँ पे अबाउट द इंडिविजुअल के लिए, फैमिली के लिए और कम्युनिटी। जो भी हमारी कम्युनिटी है जिसमें हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, जो भी आपकी एक्चुअल है और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड। ठीक है, जो भी हमारी एक्चुअल और आपका पोटेंशियल हेल्थ प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग हम एक जजमेंट देते हैं। नेक्स्ट है जो नर्सिंग डायग्नोसिस है, प्रोवाइड द बेसिक बेसिक सिलेक्शन नर्सिंग इंटरवेंशन। अब नर्सिंग डायग्नोसिस हमारे पास होगा, डायग्नोसिस के बेसिस पे ही तो हम इंटरवेंशन कर पाएंगे। ठीक है, आपने डायग्नोस किया कि पेशेंट को क्या है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है उसको, ये आपका डायग्नोस था। अब इंटरवेंशन आप तभी कर पाएंगे जब आपको डायग्नोस पता होगा। बिना डायग्नोस के क्या आप इंटरवेंशन कर पाएंगे, नहीं। तो हमें जब भी हमें पेशेंट के ऊपर कोई इंटरवेंशन करना है उससे पहले हमें उसका असेसमेंट और डायग्नोसिस करना होता है। तो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है आपका, एक बेसिक सिलेक्शन प्रोवाइड करता है जिससे हम इंटरवेंशन कर सकते हैं और जो हमारा आउटकम है उसे हम अचीव कर सकते हैं, विच द नर्सेस अकाउंटेबल, जिसके लिए नर्स क्या करती है, काम करती है, जिसके लिए नर्स क्या करिए, अकाउंटेबल है।
ठीक है, तो हम एक अच्छा आउटकम, जैसे पेशेंट को क्या था, ब्रीथिंग प्रॉब्लम थी, ब्रीथिंग डिफिकल्टी थी पेशेंट को, ये आपका डायग्नोस था कि पेशेंट को क्या है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी है। ठीक है, उसके बेसिस पे आपने क्या करा, पेशेंट को पोजीशन चेंज कर दी, पेशेंट की आपने उसकी पोजीशन चेंज करी, पोजीशन चेंज करी तो उसका आउटकम क्या आया, कहीं ना कहीं जो उसकी ब्रीथिंग डिफिकल्टी थी वो थोड़ी रिजॉल्व हो गई। अब पेशेंट लेटा था, तो लेटा जब होता है तो जो उसके लंग्स हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके जो लंग्स है वो कंप्रेस हो जाते हैं। तो जैसे ही हम पेशेंट को बैठा देते हैं, जो उसके लंग्स है वो एक्सपांड हो जाएंगे, वो एक्सपांड हो जाएंगे तो जो उसकी एयर की हमारी जो फीलिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो पेशेंट को थोड़ा सांस आने लग जाती है, उसकी ब्रीथिंग डिफिकल्टी रिजॉल्व हो जाती है। तो ये हमारा क्या था, इंटरवेंशन था। या हम उसको O2 थेरेपी दे सकते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी से उसका ठीक हो सकता है। ठीक है, ये हमने इंटरवेंशन किया। तो दैट इज द नर्सिंग डायग्नोसिस, कि हम उसके असेसमेंट के बेसिस पे क्या कर रहे हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस बना रहे। नर्सिंग डायग्नोसिस के बेसिस पे हम उसको इंटरवेंशन देंगे, जिससे हमें एक अच्छा आउटकम मिलेगा, जो क्या है, काउंटेबल, मतलब जो नर्सेस का काम ही है। नेक्स्ट, इसका बेनिफिट क्या हो सकता है, क्यों हमें नर्सिंग डायग्नोसिस करने की जरूरत है, बेनिफिट क्या है इसका। सबसे पहले तो क्या है, गिव्स नर्सेस अ कॉमन लैंग्वेज। एक कॉमन लैंग्वेज मतलब, कॉमन लैंग्वेज मतलब जैसे डॉक्टर आए, डॉक्टर ने बोला कि पेशेंट को अस्थमा है, ये आपका मेडिकल डायग्नोसिस है। ठीक है, ये क्या है, आपका मेडिकल डायग्नोसिस है। अब अगर पेशेंट आपको पूछता है कि मुझे क्या हुआ है, क्या आपको उसका नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना है, तो क्या आप अस्थमा बनाएंगे। अस्थमा क्या है, प्रॉपर आपका मेडिकल डायग्नोसिस है, उसको कॉमन लैंग्वेज, कॉमन मतलब जो सबको पता होगा, कॉमन मतलब सबको पता होगा। तो अस्थमा आपको पता है, अस्थमा में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, हमारी जो एल्वेलाई है, जो हमारी ब्रोंकाई है, जो हमारी ब्रोंकाई है उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है और वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, हमारी ब्रोंकाई में। अब क्या आप पेशेंट को ऐसा समझा सकेंगे, पर हमने कॉमन इसकी लैंग्वेज में क्या बोल दिया, पेशेंट को डिफिकल्टी हो रही है ब्रीथिंग में, जो पेशेंट का इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, जो उसका ब्रीथिंग पैटर्न है वो इनइफेक्टिव नहीं है। तो आपने इसको कन्वर्ट कर दिया कॉमन लैंग्वेज में, तो आपको क्या मिल जाती है, कॉमन लैंग्वेज मिल जाती है। क्योंकि अस्थमा एक मेडिकल टर्म है, उसका कॉमन लैंग्वेज हमने बोल दिया। आप किसी को भी जाके बोलेंगे कि पेशेंट को डिफिकल्टी हो रही है ब्रीथिंग में, तो वो समझ जाएगा, रेदर देन कि आप ये बोल रहे हैं कि पेशेंट को अस्थमा है या उसको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो हमें कॉमन लैंग्वेज मिल जाती है, डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोसिस है। नेक्स्ट, ये प्रमोट करता है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट गोल्स एंड करेक्ट चॉइसेस। इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, आपका आइडेंटिफाई करते हैं कि एप्रोप्रिएट हमारा गोल क्या होना चाहिए। एप्रोप्रिएट गोल मतलब पेशेंट आपके पास आया, एप्रोप्रिएट हमारा गोल क्या है, कि हमें पेशेंट की कंडीशन पता चल गई, हमारा फोकस किस पे था, कि उसको प्रॉब्लम क्या हो रही है। अब ऐसा नहीं कि तुम उसके ऊपर सारी चीजें, अब उसको है ही नहीं हेडेक, ठीक है, हम उसको हेडेक का भी कर रहे हैं, उसको फीवर भी नहीं है, उसको है कैसे, ब्रीथिंग डिफिकल्टी। तो हमारा स्पेसिफिक गोल क्या है, पेशेंट का जो ब्रीथिंग पैटर्न है उसको ठीक करना, पेशेंट को ताकि सांस आ जाए, उसकी सांस को ठीक करना, बस हमारा क्या है यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन, एप्रोप्रिएट गोल यही है। तो एप्रोप्रिएट गोल के बेसिस पे हम एक करेक्ट चॉइस कर सकते हैं कि पेशेंट को अगर ज्यादा सीवियर ब्रीथिंग डिफिकल्टी है तो हम उसको क्या दे सकते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी। अगर उसको माइनर सी है तो उसकी पोजीशन चेंज करवा सकते हैं। तो हम एक स्पेसिफिक गोल और एक करेक्ट चॉइस इससे कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगेन क्रिएट अ स्टैंडर्ड फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस, एक स्टैंडर्ड हम मेंटेन कर सकते हैं इससे। प्रोवाइड अ क्वालिटी इंप्रूवमेंट बेसिस, ठीक है, जो हमारी क्वालिटी है केयर की उसको हम इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारी केयर की क्वालिटी के स्टैंडर्डाइज केयर हम पेशेंट को दे सकते हैं, ताकि पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाए और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाए। बेसिकली जो नर्सिंग का काम है, नर्सिंग प्रोसेस है क्या, कि हमें क्वालिटी केयर पेशेंट को प्रोवाइड कर सके और पेशेंट जल्द से जल्द डिस्चार्ज हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वालिटी इंप्रूव करेंगे जो भी हमारी केयर है। तो ये क्या थे, इसके बेनिफिट्स थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से आते हैं। कंपोनेंट्स और टिपिकली नर्सिंग डायग्नोसिस स्टेटमेंट हैज टू, इसमें 2 और 3 पार्ट्स स्टेटमेंट होते हैं। 2 और 3 पार्ट को अभी हम एग्जांपल से समझेंगे कि 2 और 3 पार्ट्स में होता क्या है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 2 में क्या होता है, आपका 2 पार्ट्स नर्सिंग डायग्नोसिस। द फर्स्ट कंपोनेंट इज प्रॉब्लम, सबसे पहला जो कंपोनेंट होगा वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, की पेशेंट की प्रॉब्लम है क्या, अभी हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। दूसरा है उसका डायग्नोस्टिक लेवल, और उसका डायग्नोस्टिक लेवल एज लिस्टेड इन नंदा। नंदा क्या है आपका, नंदा के अकॉर्डिंग ही हमेशा, नंदा के अकॉर्डिंग ही हमेशा हम क्या करते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू नंदा ही हम क्या करते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं। मैं यहाँ पे आपके लिए नर्सिंग डायग्नोसिस लेके भी आई हूँ कि कौन कौन से नर्सिंग डायग्नोसिस होते हैं, क्या क्या हमें उसमें चीजें देखनी होती है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो जहाँ पे आपका पहला क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, की पेशेंट को प्रॉब्लम है क्या। सबसे पहला जो आपका डायग्नोस होगा कि पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है,
देन आपका सेकंड क्या होगा, इसमें कंपोनेंट क्या होगा, इटियोलॉजी, ठीक है। सेकंड इज दी इटियोलॉजी। इटियोलॉजी मतलब उसका कॉज क्या है, रिलेटेड टू, किस वजह से वो हो रहा है। जैसे पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, ये उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, बट उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो क्यों रही है, उसका कॉज क्या है। और दीज पार्ट्स आर लिंक्ड बाय द टर्म, जिसको हम रिलेटेड टू बोलते हैं। इस टर्म में हम रिलेटेड, इटियोलॉजी हम इटियोलॉजी नहीं लिखते हैं, जैसे हम लिखेंगे उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, difficulty in breathing related to obstruction in airway, क्योंकि एयरवे में क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है। रिलेटेड टू मतलब कॉज, ठीक है। तो टर्म हम यूज करते हैं वहां पे रिलेटेड टू। पहला आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा, तो ये होती है आपकी टू स्टेटमेंट। पहले क्या है, डिफिकल्टी, ठीक है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग रिलेटेड टू ऑब्स्ट्रक्शन इन एयरवे, एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से पेशेंट को डिफिकल्टी हो रही है ब्रीथिंग में, ठीक है। अब इसमें थर्ड क्या आता है, जो अगर हम बात करते हैं, जो थ्री पार्ट होता है, जो थर्ड पार्ट इसमें क्या होगा, एज एविडेंस बाय, आपको कैसे पता चला। एज एविडेंस तो आप या तो बोल सकते हैं कि पेशेंट डिफिकल्टी हो रही थी, पेशेंट को डिस्पनिया हो रहा था, तो इस तरीके से एज एविडेंस, इसमें थर्ड क्या जुड़ जाता है, एज एविडेंस की आपको कैसे पता चला, इसका एविडेंस क्या है। तो दो स्टेटमेंट में सिर्फ ये दो आएंगे, एज एविडेंस थ्री स्टेटमेंट में आ जाएगा। अभी हम एग्जाम्पल से देखेंगे इसके एग्जाम्पल में क्या क्या चीजें आती है। तो कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो नर्सिंग डायग्नोसिस में टू पार्ट्स होता है आपका, और ये क्या होता है, थ्री पार्ट्स होता है। अगर हम एग्जाम्पल से समझें इसमें, ये देखो, ये आपका टू पार्ट्स है, ये आपका नर्सिंग डायग्नोसिस है, ठीक है। ये आपका टू पार्ट्स स्टेटमेंट है, आपका थ्री पार्ट्स स्टेटमेंट है। होता क्या है, इसके बेसिस पे ही हमेशा हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं, ठीक है। पहला हमने बोला फीडिंग सेल्फ केयर डेफिशिएंट, मतलब वो खुद से फीड नहीं कर पा रहा है, ठीक है, वो खुद से फीड नहीं कर पा रहा है, जो उसकी फीडिंग है सेल्फ केयर, खुद से वो फीड नहीं कर पा रहा है, वो डेफिशिएंट हो गई, डिस्टर्ब हो गई, पेशेंट खुद से फीड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। दूसरा हमने इसका टू पार्ट में क्या होगा, फीडिंग सेल्फ केयर डेफिशिएंट है रिलेटेड टू, हमें कैसे पता चला, किसकी वजह से, किसकी वजह से है, डिक्रीज दी स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, जो उसकी स्ट्रेंथ है बॉडी की वो डिक्रीज हो गई है, ठीक है। टू पार्ट स्टेटमेंट में क्या था, हमने बोला जो उसकी फीडिंग केयर है, जो फीडिंग है खुद को फीड करने का, जो वो डेफिशिएंट हो गया। रिलेटेड टू मतलब किस वजह से हुआ, क्योंकि जो उसकी स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस है उसकी बॉडी की, वो डिक्रीज हो गई, वो कम हो गई, उसकी बॉडी में वीकनेस हो गई है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई, जिसकी वजह से वो खुद को फीड नहीं करा पा रहा है, ये हो गया। अब जो थ्री पार्ट स्टेटमेंट होगा उसमें क्या होगा, हमने बोला दो तो ये आ जाएंगे, फीडिंग सेल्फ केयर डेफिसिट रिलेटेड टू डिक्रीज, उसकी जो हमारी ये रिलेटेड टू है, ठीक है, आरटी लिख लो कहीं, फिर तुम बोलो। ये जो आर टी मतलब है, इसका मतलब होता है रिलेटेड टू, रिलेटेड टू मतलब एटियोलॉजी, ठीक है। रिलेटेड टू हमने बोला जो उसकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस, ठीक है। और ए ई बी मतलब होता है एज एविडेंस बाय, एज एविडेंस बाय, आपको उसका एविडेंस मतलब कैसे पता चला, या आपने पेशेंट में ऐसा क्या देखा कि आपको पता चला, आपने ऐसा क्या किया, क्या ऑब्जर्व किया कि आपको पता चला जो उसकी स्ट्रेंथ है वो कम हो गई है। तो हमने क्या बोला, इनएबिलिटी, हमने बोला उसका एज एविडेंस बाय इनएबिलिटी टू मेंटेन फॉक, हमने बोला उसकी इनेबल हो गया कि वो हाथ में फॉक इन दी हैंड फ्रॉम दी प्लेट टू माउथ, ठीक है। हमने बोला उसकी इनेबल हो गया, हमने देखा कि वो जो फॉक है उसको हैंड में जो है आपका हाथ से मुंह तक नहीं लेके जा पा रहा है, मेंटेन नहीं कर पा रहा है वो इनेबिलिटी, उससे हमें पता चला कि पेशेंट के अंदर क्या हो गई है, स्ट्रेंथ वीक हो गई है। एज एविडेंस बाय ई, यहाँ पे लिख देना, ए ई बी मतलब होता है एज एविडेंस बाय, एज एविडेंस बाय, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके और एग्जांपल देख लेते हैं, एक दो और एग्जांपल। फर्स्ट हमने बोला, दूसरा बोला इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, जो उसका एयरवे है वो क्लियरेंस नहीं है, ठीक है, जो उसका एयरवे है वो क्लियरेंस नहीं है, ये आपका डायग्नोसिस था। अब दो में क्या होगा, टू स्टेटमेंट में क्या होता है, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू फटीग, फटीग की वजह से मतलब थकावट की वजह से जो उसका एयरवे है वो क्लियर नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट में क्या होगा, इनइफेक्टिव एयरवे, ठीक है, एक ये हो गया, क्लियरेंस यहां तक हो गया, एक आपका रिलेटेड टू फटीग, ये आपका दो हो गया। एज एविडेंस बाय डिस्पनिया एट रेस्ट, हमने देखा थ्री, डिस्पनिया एट रेस्ट मतलब जब पेशेंट रेस्ट कर रहा है तब भी उसको डिफिकल्टी हो रही है ब्रीथ करने में,
डिफिकल्टी हो रही है ब्रीथ करने में, उससे हमें पता चला। एज एविडेंस आपको देखने में क्या लगा, क्या इसका प्रूफ है कि आपको पता चला, आपने ये डायग्नोस बनाया, ठीक है। अब आपने जब डायग्नोस बनाया है इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, तो उसका एविडेंस क्या था, कैसे आपको पता चला कि पेशेंट का जो एयरवे है वो इनइफेक्टिव है। तो कैसे पता चला कि हमने देखा जब पेशेंट रेस्ट कर रहा है तब भी उसको क्या हो रहा है, डिस्पनिया हो रहा है, मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। डिस्पनिया मतलब क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, क्लियर है। एक और इसका एग्जाम्पल देखेंगे, एंजाइटी। वैसे इसमें मैंने बहुत सारे रखे एग्जाम्पल, जब आप नोट्स आपको मिलेंगे तो आप उन एग्जाम्पल से प्रैक्टिस कर सकते हैं। 3 एग्जाम्पल हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, बाकी इसमें बहुत सारे और भी हैं। तो जब आपको नोट्स मिलेंगे तो आप उनको देख के उनसे अपने नर्सिंग डायग्नोसिस जब बनाएंगे तो उससे आपको प्रैक्टिस मिल सकती है, ठीक है। ऐसे हम पूरे डायग्नोस बनाते हैं, ऐसे आपका पूरा एक डायग्नोस बनता है, ठीक है। ऐसे ही हम पूरा डायग्नोस लिखते हैं, ठीक है। ये पूरा आपका एक ही साथ लिखा जाता है, सब कुछ आपका एक साथ लिखा जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है, एंजाइटी। पेशेंट को एंजाइटी हो रही है, हमने देखा रिलेटेड टू चेंज इन रोल ऑफ फंक्शनिंग, क्योंकि उसका चेंज हो गया रोल ऑफ फंक्शनिंग। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट ये है और 2 स्टेटमेंट ये है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बोला एंजाइटी, एक स्टेटमेंट हो गया, रिलेटेड टू चेंज इन रोल 2 स्टेटमेंट हो गए। एज एविडेंस बाय इंसोमेनिया, एस एविडेंस इंसोमेनिया मतलब क्या होता है, जब किसी को रात को नींद नहीं आती है, मतलब आपको रात को नींद नहीं आ रही है, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, इंसोमेनिया बोलते हैं, ठीक है। डिफिकल्टी इन स्लीपिंग एट नाइट, ठीक है, आपको डिफिकल्टी हो रही है या फिर आपको नींद ही नहीं आ रही है रात को, उसको हम इंसोमेनिया बोलते हैं मेडिकल में। पुअर आई कॉन्टेक्ट, जो उसका आई कॉन्टेक्ट है वो पुअर हो गया है, एंड उसकी जो क्वेरिंग है वॉइस में उसकी क्वेरिंग हो गई है, ठीक है। ये आपके 3 स्टेटमेंट होते हैं, ये आपके 2 स्टेटमेंट होते हैं। यहां तक क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखो इसमें मैंने और भी लिखे हुए हैं आपके। नेक्स्ट आपका है टाइप्स ऑफ डायग्नोसिस। अब कौन कौन से टाइप्स की डायग्नोसिस होते हैं, किस किस टाइप के आप डायग्नोसिस बना सकते हो। जब भी आपको नर्सिंग केयर प्लान बनाने को आएगा तो कौन कौन से टाइप के आप डायग्नोसिस बना सकते हो। पहला आपका आता है एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस। एक्चुअल मतलब जो उसको कंडीशन हुई है, ठीक है। एक्चुअल मतलब जो उसको कंडीशन हुई है, एक्चुअली उसको जैसे डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, एक्चुअल में आपने देखा कि उसको डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो रही है, तो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ये एक्चुअल है। ये क्या है आपका एक्चुअल है, अभी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा क्या है, रिस्क। रिस्क मतलब हमने बोला कि जो पोस्टमार्टम, जो आपके क्या है, जो जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है उनमें रिस्क होता है कि उनको क्या हो जाए, पल्मोनरी इम्बोलिज्म। रिस्क मतलब अभी वो हुआ नहीं है, बट जो हमारे पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट होते हैं उनको या तो डिफिकल्टी ब्रीथिंग हो सकती है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के रिस्क है। तो वो रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए, जैसे अगर आप बोलते हैं कि जो बेड रिटर्न पेशेंट है उसको रिस्क है प्रेशर सोर होने के, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे बेड रिटर्न पेशेंट हैव रिस्क ऑफ प्रेशर सोर। तो अभी उसको हुए नहीं है, बट हमने बोला कि जो बेड रिटर्न पेशेंट होते हैं उनको रिस्क होता है कि उनको प्रेशर सोर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस। वेलनेस मतलब जो चीज उसको ठीक करती है। वेलनेस मतलब क्या है, कोई चीज अब वो ठीक करिए वेलनेस के लिए उसका, कि हमने बोला कि अगर हम उसको क्या करेंगे, उसका न्यूट्रिशन स्टेटस बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि वो ठीक हो जाए। नेक्स्ट आपका होता है सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोसिस। सिंड्रोम मतलब एक के साथ एक और हो गया। सिंड्रोम मतलब जैसे डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग थी, उसके साथ 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 उसको डिफिकल्टी ब्रीथिंग के साथ फीवर भी हो रहा है, ठीक है। आपने 2 नर्सिंग डायग्नोसिस एक साथ बना दिए, जैसे पेशेंट को एंजाइटी हो रही है, एंजाइटी के साथ साथ उसको नींद भी नहीं आ रही है, तो सिंड्रोम ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। तो अभी इनको हम डिस्कस करते हैं डिटेल में क्या होता है इसमें। एक्चुअल की अगर हम बात करते हैं, एक्चुअल में मतलब जो पेशेंट को सच में अभी प्रेजेंट है, जैसे पेशेंट को पेन हो रहा है अभी अभी हम ये नहीं बोल रहे कि पेशेंट को शायद अगर उसकी सर्जरी हुई तो पेशेंट को चांसेस है पेन होने के, ठीक है। अभी हम ये नहीं बोला कि पेशेंट को अगर पेशेंट की सर्जरी हुई तो उसको चांसेस है कि उसको क्या हो जाए, पेन हो जाए। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एक्चुअल में उसको पेन हो रहा है अभी। ठीक है, एक्चुअल मतलब क्या है, एन एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस इज द डायग्नोसिस अबाउट द करंट प्रॉब्लम, जो भी उसकी करंट प्रॉब्लम है अभी
तो उसको चल रही है, जैसे पेशेंट आपके पास आया और आपने असेस करा कि पेशेंट को बहुत सीवियर पेन हो रहा है, ठीक है, इस प्रेजेंट एट द टाइम, जो उस टाइम ही प्रेजेंट है। नर्सिंग असेसमेंट आपने देखा बेस्ड ऑन दी प्रेजेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम, जो अभी उसको साइन एंड सिम्टम आ रहे हैं, तो आपने देखा कि पेशेंट को जैसे फीवर आ रहा है तो उसके प्रेजेंट में आ रहा है ना, कोई ऐसा थोड़ी कि रिस्क है, तो पेशेंट को फीवर आ रहा है या पेशेंट को बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो रहा है, पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो जो एक्चुअली उस टाइम पे आपको जो प्रेजेंट टाइम पे पेशेंट के अंदर आपने असेस किया और प्रेजेंट टाइम में जो पेशेंट के अंदर साइन एंड सिम्टम आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज द एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस। इसके बेसिस पे हम क्या बनाते हैं, एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस आर एंजाइटी, आपने बोला पेशेंट को क्या हो रही है, एंजाइटी हो रही है, ठीक है। कैरेक्टराइज्ड बाय, आपको कैसे पता चला, फियर, पेशेंट बहुत डरा हुआ है, ठीक है, और पेशेंट पैनिक है, और अपीयरेंस उसका पता चला कि उसकी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो रही है, इसकी वजह से वो सो नहीं पा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट क्या है, सो नहीं पा रहा है। एंड इनइफेक्टिव, उसकी वजह से उसका जो एयरवे है इनइफेक्टिव है, ठीक है, दूसरा। और आपको कैरेक्टराइज कैसे पता चला आपको, क्योंकि उसकी जो इनइफेक्टिव कफ हो रही है पेशेंट को, और एब्नॉर्मल ब्रीथिंग, और पेशेंट को फीवर हो रहा है। तो ये जो एक्चुअल में अभी आपको पता चला ना, आप पेशेंट के पास गए तो आपने देखा पेशेंट को बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, और आपको कैसे पता चला, पेशेंट बहुत ज्यादा डरा हुआ है, उसको पैनिक अटैक आ रहे हैं, वो उसको नींद नहीं आ रही है रात को, जो उसका एयरवे है वो भी क्लियर नहीं है, ठीक है, और उसकी वजह से वो इनइफेक्टिव कफ कर रहा है बार बार, एबनॉर्मल उसकी ब्रीथिंग हो रही है, और पेशेंट को फीवर भी आ रहा है। तो एक्चुअल सिम्टम्स अभी जो प्रेजेंट है, आप इनके बेसिस पे आप कोई नर्सिंग डायग्नोसिस बना रहे, ठीक है, अब इनके बेसिस पे आप जो नर्सिंग डायग्नोसिस बना रहे, दैट इज द एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस, कि एक्चुअल में पेशेंट को अभी क्या चीज हो रही है, उसको हम बोलते हैं एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस। क्लियर है। नेक्स्ट आपका होता है रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस। नेक्स्ट है आपका रिस्क नर्सिंग। रिस्क मतलब पेशेंट को रिस्क है कि हो सकता है। रिस्क मतलब क्या होता है, अभी हुआ नहीं है, अभी हुआ नहीं है, पेशेंट को फ्यूचर में रिस्क है। अगर पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस डिस्टर्ब होता है तो पेशेंट को रिस्क है कि उसकी इम्यूनिटी लो हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके के रिस्क हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमने बोला रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस डिस्क्राइब ह्यूमन रिस्पॉन्स टू हेल्थ, ठीक है, कंडीशन की वो कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है अपनी हेल्थ को लेके, ठीक है, कैसा वो रिस्पॉन्स कर रहा है अपनी हेल्थ को लेके, उसके बारे में होता है। दैट में डेवलप इन अ वल्नरेबल इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी। मतलब आप जैसे आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप स्मोकिंग कर रहे हैं, अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, तो आपको रिस्क है कि आपको लंग कैंसर हो जाएगा या आपको हार्ट की बीमारी हो जाएगी। आप बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, उससे चांसेस है कि आपको फ्यूचर में लंग कैंसर हो जाएगा, आपको हार्ट डिजीज हो जाएगी, हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिस्क है। अभी ऐसा नहीं कि हमने बोला कि हार्ट अटैक आ गया आपको, अभी रिस्क है कि अगर आप अपनी हेल्थ के लिए अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, आप हेल्दी खाना नहीं खाएंगे, आप अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, तो फ्यूचर में आपको क्या हो सकते हैं, लंग कैंसर हो सकते हैं, आपको हार्ट से रिलेटेड बीमारी हो सकती है। वो फ्यूचर की बात है, बट अभी हुआ नहीं है। अभी हमने बोला हम रिस्क की बात करें कि ये रिस्क है। जैसे हमने बोला जो आपका स्मोकिंग है वो एक रिस्क फैक्टर होता है लंग कैंसर का, ठीक है, जो ये नहीं बोला कि लंग कैंसर स्मोकिंग करने वालों को ही होता है, बट एक क्या रिस्क फैक्टर है कि जो हमने देखा गया है कि जो स्मोकिंग करते हैं ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को लंग कैंसर होता ही होता है, ठीक है, बट हम एग्जैक्ट कॉज नहीं बता रहे कि हाँ स्मोकिंग करने वालों को ही लंग कैंसर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बोला रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस आर टू पार्ट स्टेटमेंट, डू नॉट इंक्लूड डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। डिफाइनिंग मतलब यहाँ पे हम वो इंक्लूड नहीं करते जो अभी उनको हो रहे। जैसे हमने बोला रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू सर्जरी और इम्यूनोसप्रेशन, हमने बोला सर्जरी की वजह से और इम्यूनोसप्रेशन की वजह से पेशेंट को रिस्क है इन्फेक्शन होने का, इन्फेक्शन होने का, क्योंकि सर्जरी हुई है और उसकी इम्यूनिटी लो हो गई है। अगर आपकी इम्यूनिटी लो है तो आपको रिस्क है कि इन्फेक्शन हो जाए। हमने बोला आपको रिस्क इन्फेक्शन हो गया है, हमने बोला अगर किसी पेशेंट की सर्जरी होती है इम्यूनो सप्रेशन, उसकी जो इम्यूनिटी है वो सप्रेस हो जाती है, तो उसको रिस्क है क्या होगा कि उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये क्या होता है आपका रिस्क डायग्नोसिस। नेक्स्ट है रिस्क फॉर एस्पिरेशन। एस्पिरेशन मतलब कोई भी चीज आपने एस्पिरेट कर ली जो लंग्स में चलेगी। रिलेटेड टू रिड्यूस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अगर किसी पेशेंट का, जैसे किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया है या किसी पेशेंट का जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो रिड्यूस हो गया है, तो हमने बोला उसको चांसेस है कि वो एस्पिरेट कर ले, क्योंकि उसका कॉन्शियसनेस तो अलर्ट तो है नहीं, वो हो सकता है कि वो एस्पिरेट करके वो चीज कहाँ पे चल जाए, आपके लंग्स में चले जाए, ठीक है। तो ये आपके होते हैं रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस। नेक्स्ट है आपका वेलनेस। वेलनेस मतलब क्या होता है आपका अ क्लिनिकल जजमेंट अबाउट अ पर्सन, फैमिली और कम्युनिटी, मोटिवेशन एंड ट्राई टू इंक्रीज दी वेलबींग, ठीक है, मोटिवेट करना ताकि वो इंक्रीज हो जाए, एक्सप्रेस इन दी रेडीनेस टू इनहेंस स्पेसिफिक हेल्थ बिहेवियर। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, अगर मैं समझाऊं तो
वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस आर वन पार्ट स्टेटमेंट, इसमें सिर्फ एक ही पार्ट स्टेटमेंट होती है। जैसे हमने बोला रेडीनेस फॉर इनहेंस द स्पिरिचुअल वेलबींग, वो रेडी है अपनी स्पिरिचुअल, जहाँ पे वो क्या होता है, रेडी होता है कि मैं ये चीज कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है, रेडीनेस फॉर द इनहेंस सेल्फ स्टीम, ठीक है। जैसे अब वो रेडी है अपनी सेल्फ स्टीम को इनहेंस करने के लिए, जहाँ पे वेल बीइंग मतलब वेलनेस नर्सिंग, वेलनेस जहाँ पे अभी वो वेल मतलब ठीक होने के लिए तैयार है, पेशेंट खुद से बोल रहा है, ठीक है। रेडीनेस, तो यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट होती है, यहाँ पे टू पार्ट स्टेटमेंट नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट होती है कि रेडीनेस फॉर इनहेंस दी, हमने बोला रेडी है इनहेंस करने के लिए अपने सेल्फ स्टीम को, तो वो आपका होता है वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिंड्रोम। नेक्स्ट आपका क्या होता है, सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोसिस, अ क्लिनिकल जजमेंट डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक क्लस्टर ऑफ नर्सिंग। स्पेसिफिक होता है, जैसे अगर हम बात करते हैं, होता क्या, दैट अकर टुगेदर एंड आर बेस्ट एड्रेस टुगेदर थ्रू दी सिमिलर इंटरवेंशन, ठीक है। कोई चीज आपको, दो चीज हुई है जिसका सिमिलर इंटरवेंशन होगा, जिसका सिमिलर होगा इंटरवेंशन, जैसे हमने बोला एग्जाम्पल ऑफ सिंड्रोम डायग्नोसिस इज रीलोकेशन स्ट्रेस सिंड्रोम। रीलोकेशन स्ट्रेस सिंड्रोम मतलब क्या होता है, मतलब दोबारा लोकेशन, आपकी जब लोकेशन चेंज होती है तो हमें स्ट्रेस होता है। जैसे आपको दो चीजों का स्ट्रेस एक साथ हो रहा है, जैसे सर्जरी का स्ट्रेस हो रहा है आपको, आपकी पोजीशन चेंज होगी उसका स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस के मारे आपको नींद नहीं आ रही है, तो बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे हैं जिसकी वजह से आप खाना नहीं खा रहे, तो उसका इंटरवेंशन क्या है, एक ही है कि आपके स्ट्रेस को कम कर दिया जाए। आपका जैसे स्ट्रेस कम होगा तो आपका वो जो एंजाइटी है वो भी कम हो जाएगी, जो आपको नींद नहीं आ रही थी वो भी कम हो जाएगा, जो आप खाना नहीं खा रहे थे, आपको एनोरेक्सिया हो रहा था वो भी कम हो जाएगा। तो हमने क्या बोला, सिमिलर बीमारी से आपकी सिमिलर है, उसका एक ही है, सिमिलर सिंड्रोम मतलब बहुत सारी एक साथ हो रही है, बट उसका जो इंटरवेंशन है वो सिमिलर है या फिर एक ही है। हमने स्ट्रेस को कम करा, स्ट्रेस की वजह से आपकी एंजाइटी भी कम हो गई, आपको नींद भी हो आ गई उसकी वजह से, और आपका जो स्ट्रेस है वो भी कम हो गया। तो तीन चीजों का हमने सिमिलर इंटरवेंशन कर दिया, उसी को हम बोलते हैं सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, क्लिनिकल जजमेंट डिस्क्राइब द स्पेसिफिक क्लस्टर ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस अकर टुगेदर, जिसमें दो चीजें एक साथ हो जाएंगी, ठीक है। एंड आर बेस्ट एड्रेस, इसको हम क्या कर सकते हैं, टुगेदर ही हम इसको एड्रेस कर सकते हैं, सिमिलर इंटरवेंशन देके, सिमिलर इंटरवेंशन देके हम उसको क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने किसके बारे में पढ़ा, भी डायग्नोसिस के बारे में। अब आपकी दो चीज आती है, एक मेडिकल डायग्नोसिस आता है, एक आपका नर्सिंग डायग्नोसिस आता है। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, क्या मेडिकल डायग्नोसिस होता है और क्या नर्सिंग डायग्नोसिस होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस के, ठीक है। देखो इसमें डिफरेंस क्या होता है आपका, अगर हम बात करें, ये आपका नर्सिंग डायग्नोसिस है, ठीक है, और ये आपका डायग्नोसिस है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बेटा, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं फिर इसको पढ़ें, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं नर्सिंग क्या है, नर्सिंग डायग्नोसिस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखो ये क्या है, इनइफेक्टिव नर्सिंग में आपने क्या बोला, इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न बोला, एक्टिविटी इंटॉलरेंस हो रहा है उसको, एक्यूट पेन है, बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस हो रही है उसको, रिस्क ऑफ अल्टर्ड और टेम्परेचर, ठीक है। मेडिसिन में क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन हमने बोला, मेडिसिन में क्या होगा, मेडिकल वाले ने क्या बोला, उसको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन है, क्या आप ये यूज करें, आपने बोला इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न है उसका, ये हमारा नर्सिंग, हमने कॉमन लैंग्वेज यूज करी, इसने क्या बोला, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन है। नेक्स्ट है पल्मोनरी डिजीज, उसको लंग्स की डिजीज है, तो हमने क्या बोला, यहाँ पे इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न है। तो मेडिकल डायग्नोसिस क्या होते हैं, इस तरीके के आपने डायग्नोस लिख के दिखे होंगे, जब भी आप पेशेंट की फाइल देखते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन है, पल्मोनरी डिजीज है, सेरिब्रल एक्सीडेंट हो गया है उसको जिसकी वजह से उसकी एक्टिविटी इंटॉलरेंस हो रही है, अपेयर अपेंडेक्टमी हो गई है जिसकी वजह से उसको पेन हो रहा है, एम्प्यूटेशन हो गया जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रहा है, उसका स्ट्रेप थ्रॉट हो गया है जिसकी वजह से वो आपका टेम्परेचर उसका हाई हो गया है, ठीक है। अब इसका डायग्नोसिस कैसे बनता है अगर हम बात करते हैं, तो ये मेडिकल होता है, नर्सिंग होता है। जैसे नर्सिंग डायग्नोसिस और डायग्नोसिस क्या होगा, देखो सबसे पहले ये है नर्सिंग डायग्नोसिस, ये है डायग्नोसिस। हमने बोला क्लिनिकल जजमेंट अबाउट द इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी रिस्पॉन्स टू अ एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम और लाइफ प्रोसेस, ठीक है। द गोल हमने बोला, द गोल ऑफ अ नर्सिंग डायग्नोसिस इज टू आइडेंटिफाई एक्चुअल और पोटेंशियल रिस्पॉन्स। हमारा गोल क्या है, हम एक्चुअल और पोटेंशियल रिस्पॉन्स को जज करें। नेक्स्ट है नर्स ट्रीट प्रॉब्लम रिटर्न स्कोप, नर्स क्या करती है, प्रॉब्लम रिटर्न स्कोप को लिखती है इंडिपेंडेंट नर्सिंग प्रैक्टिस के थ्रू, ठीक है। में चेंज फ्रॉम द डे बाय डे, ये चेंज हो सकता है डे बाय डे, पेशेंट रिस्पॉन्स अ चेंज, ठीक है। डे बाय डे, जैसे आज पेशेंट को पेन हो रहा था, अब जरूरी है आज अपने इंटरवेंशन दिया तो कल भी रहेगा, अब ये क्या चेंज हो जाएगा,
अब पेशेंट को अगर पल्मोनरी एडिमा है तो वो जब तक ठीक नहीं होगा तो एक ही रहेगा ना, चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं डिजीज कंडीशन को। बेसिकली यहाँ पे हम डिजीज कंडीशन को आइडेंटिफाई करते हैं बेस्ड ऑन दी स्पेसिफिक इवॉल्यूएशन ऑफ फिजिकल, क्योंकि जो पेशेंट है वो इवॉल्यूएशन करता है, जो डॉक्टर है, ठीक है, साइन एंड सिम्टम देखता है और हिस्ट्री और डायग्नोसिस टेस्ट करता है। इसका गोल क्या होता है, उसका गोल क्या था आपका, आइडेंटिफाई करना एक्चुअल और पोटेंशियल रिस्पॉन्स पेशेंट का। यहाँ पे गोल क्या है हमारा, मेडिकल डायग्नोसिस इज टू आइडेंटिफाई कॉज ऑफ इलनेस, इलनेस का कॉज क्या है, और इंजरी डिजाइन टू ट्रीटमेंट प्लान। हम पहले कॉज देखते हैं, जैसे अगर उसको ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, ठीक है, उसको ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो उसका कॉज क्या हो सकता है कि वायरल इन्फेक्शन हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो हम कॉज देखेंगे और हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, कौन सी मेडिसिन उसको दे सकते हैं। ये आपका मेडिकल जो एक्चुअल डायग्नोसिस होता है, जो डायग्नोसिस होता है उस पर आता है। नर्सिंग डायग्नोसिस में हम कॉमन चीजें यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने बोला फिजिकल डायरेक्ट ट्रीटमेंट फॉर मेडिकल डायग्नोसिस। यहाँ पे जो फिजिशियन है वो डायरेक्ट ट्रीटमेंट करता है मेडिकल डायग्नोसिस के में। यहाँ पे हमारा रिमेन द सेम लॉन्ग द डिजीज इज प्रेजेंट, जब तक क्या होगा, डिजीज प्रेजेंट रहेगी तब तक डायग्नोसिस सेम रहेगा। अब जिस दिन पेशेंट आया था हमने डायग्नोस कर दिया पेशेंट को क्या है, पल्मोनरी एडीमा है, या पेशेंट को क्या है आपका क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन है, तो अब क्या वो दूसरे दिन चेंज हो जाएगा, रहेगा तो वही, बट हमारा क्या है, आज उसको डिफिकल्टी ब्रीथिंग है, आज आपने उसको O2 दिया तो वो ठीक हो गया, किसी हद तक ठीक हो गया। आज पेशेंट को पेन हो रहा है तो पेशेंट जब तक रहेगा तब तक पेन ही थोड़ी रहेगा। हमारा डायग्नोसिस डे बाय डे चेंज होता रहता है, और ये क्या रहता है, जब तक पेशेंट में प्रेजेंट रहेगी डिजीज तब तक एक ही डायग्नोसिस रहेगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल देख लिया, ये हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस है और ये हमारे मेडिकल डायग्नोसिस है। ये हम नर्सिंग एक्टिविटीज को इंटॉलरेंस हो रहा है, ठीक है, और मेडिकल में हमने क्या बोला, उसको सेरिब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसका कॉमन क्या यूज किया, इसको एक्टिविटी इंटॉलरेंस हो रहा है, ठीक है। ये सारा क्या था आपका मेडिकल और नर्सिंग डायग्नोसिस में डिफरेंट था। अब हम अलग अलग इसमें अगर हम बात करें इनइफेक्टिव एरेंस, देखो हमारे कुछ होते हैं, जैसे अगर हमने बात करें इनइफेक्टिव एरेंस क्लियरेंस रिस्पॉन्स क्या है उसका, डिफिकल्टी ब्रीथिंग और कफिंग। हमने क्या डायग्नोस बनाया आपका, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस है आपका, उसका रिस्पॉन्स क्या आएगा आपका, डिफिकल्टी ब्रीथिंग, आपको डिफिकल्टी हो रही है ब्रीथिंग में। नेक्स्ट क्या है आपका हाइपरथर्मिया, रिस्पॉन्स क्या है, फीवर। हम वहां पे हाइपरथर्मिया नहीं लिख सकते, हम क्या लिखेंगे, फीवर लिखेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी इंटॉलरेंस, रिस्पॉन्स क्या है, पेशेंट फटीग फील कर रहा है और फ्रॉम लो ऑक्सीजन, क्योंकि उसकी बॉडी में ऑक्सीजन कम है जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, फटीग फील कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नंदा की अकॉर्डिंग कि नंदा क्या है, नंदा की अगर हम बात करते हैं तो नंदा क्या है आपका, नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। नंदा के अकॉर्डिंग आप जब नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे अपने, ठीक है, जब भी आप नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे, आपका नर्सिंग केयर प्लान बनाने को आएगा, उसमें आपका नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने में आएगा कि आपको नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना है। तो नंदा क्या है आपका, तो नंदा है फर्स्ट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंटरनेशनल, नेशनल नहीं है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग रिसर्च एंड रिफाइनिंग द स्टैंडर्डाइज नर्सिंग टर्मिनोलॉजी नोन एज नंदा। फर्स्ट इसको हम बोलते हैं जो नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए हम यूज करते हैं। These diagnosis provide a precise evidence। अभी हम देख लेंगे नंदा के अकॉर्डिंग कौन कौन से डायग्नोसिस होते हैं। बेस्ड ऑन दी लैंग्वेज अलाउ, जैसे क्लियरली आर्टिकुलेट द पेशेंट प्रॉब्लम, हमें क्या देखना होता है इसमें, क्लियरली पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। दूसरा इंप्रूव द क्लियरिटी, आपको कंसिस्टेंसी देखनी है उसकी। फैसिलिटेट इलेक्ट्रिक हेल्थ रिकॉर्ड देखने आपने, और सपोर्ट नर्सिंग एजुकेशन। तो नंदा के अकॉर्डिंग हम नंदा के कुछ जो डायग्नोसिस हैं बेसिकली नर्सिंग में हम वही यूज करते हैं। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे अकॉर्डिंग टू नंदा नर्सिंग डायग्नोसिस आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जब भी आपको नर्सिंग केयर प्लान बनाना है। वैसे हम कुछ देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। देखो इसमें ना जब आप एनसीपी बनाते हैं, नर्सिंग केयर प्लान जब आप बनाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, मिनिमम आपको 3 डायग्नोसिस लिखने होते हैं, मैक्सिमम आपको 5 डायग्नोसिस लिखते हैं। जैसे अब पहला आपका डायग्नोसिस है कि उसका एयरवे एंड ब्रीथिंग से रिलेटेड, तो पहला आपका आपने इसमें डायग्नोसिस बनाया एयरवे से रिलेटेड, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। अब रिलेटेड टू जो भी आपने देखा होगा, नेक्स्ट है इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, दूसरा ये बना सकते हो। तीसरा आपका इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न उसका, और रिस्क फॉर एस्पिरेशन और रिस्क फॉर सफोकेशन। तो पहला आप एयरवे पे बना सकते हैं कोई भी डायग्नोसिस। अब इसमें मैंने आपको 1 2 3 4 5 बता दिए, ठीक है, 5 बता दिए। तो एयरवे से रिलेटेड आप 5 यूज कर सकते हो, इनमें से कोई भी 5 यूज सकते हो। इनफेक्टिव कर सकते हो, इम्पेयर्ड कर सकते हो, इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न कर सकते हो, रिस्क फॉर एस्पिरेशन कर सकते हो, रिस्क फॉर सफोकेशन, इससे बना सकते हो। दूसरा जो नर्सिंग डायग्नोसिस हम सर्कुलेशन पे बना सकते हैं। सर्कुलेशन के अंदर भी मैंने आपको बताया, जैसे डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, ये आप बना सकते हो रिलेटेड टू जो भी कंडीशन होगी जो आपने पेशेंट में ऑब्जर्व करी है। नेक्स्ट है इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन, ये बना सकते हो। रिस्क फॉर ब्लीडिंग बना सकते हो, रिस्क फॉर शॉक बना सकते हो। ये 1 2
3 4, 4 इसके बन गए। 4 में से कोई भी एक आप यूज कर सकते हो। 4 में से 5 इसके मैंने बता दिए। ठीक है, हम बनाते किस किस पे, पहला हम एयरवे ब्रीथिंग पे बनाते हैं पेशेंट का, दूसरा सर्कुलेशन पे बनाते हैं। तो एयरवे ब्रीथिंग की मैंने 5 आपको बता दिए, सर्कुलेशन की मैंने 4 आपको बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्लूइड, हम फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट पे बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, फ्लूइड। थर्ड आपका क्या है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट में आपके लिए 4 है, डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम, एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम हो सकता है, रिस्क फॉर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, रिस्क फॉर इम्बैलेंस बॉडी टेम्परेचर। देखो यहाँ पे भी मैंने आपको 4 बता दिए, इन चारों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिशन से रिलेटेड, ये आपका हो गया चौथा। ठीक है, इम्बैलेंस क्या है, न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, ये बना सकते हो एक आप। दूसरा आप ये बना सकते हो इम्बैलेंस इन न्यूट्रिशन मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट। तीसरा आप बना सकते हो रिस्क फॉर अनस्टेबल ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये बना सकते हो। चौथा आप क्या बना सकते हो, फीडिंग सेल्फ केयर डेफिसिट, ये बना सकते हो। पांचवा आप क्या बना सकते हो, स्वेलिंग इंपेयरमेंट, उसको स्वेलिंग इंपेयरमेंट हो गया। ठीक है, ये सारे आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो आराम से। ठीक है, तो आपके क्या हो गए, यहाँ पे 4 हो गए। ठीक है, और भी हम देख लेते हैं। देखो 5 6 मैं आपके लिए लेके आई हूँ। नेक्स्ट आप बना सकते हो, ये है आपका 5th एलिमिनेशन पे बना सकते हो। जैसे डायरिया हो रहा है पेशेंट को, कॉन्स्टिपेशन लिख सकते हो, बावल इनकॉन्टिनेंस लिख सकते हो, इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन, यूरिनरी रिटेंशन पे बना सकते हो, रिस्क फॉर कॉन्स्टिपेशन पे बना सकते हो। नेक्स्ट है आपका स्किन टिश्यू इंटीग्रिटी, स्किन टिश्यू इंटीग्रिटी पे बना सकते हो, जैसे इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, इम्पेयर्ड टिश्यू इंटीग्रिटी, रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, रिस्क फॉर इन्फेक्शन और डिले वुंड हीलिंग। तो इन सारी चीजों पे हम क्या करा सकते हैं, आपका ये 6 है। तो 6 नर्सिंग डायग्नोसिस मैंने बता दिया आपको कि इन चीजों पे हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं। और इसके अंदर ये भी बता दिया कि आप क्या क्या यूज कर सकते हो, इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, इम्पेयर्ड टिश्यू इंटीग्रिटी, इन सबको आप यूज करके नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हो। तो ये सब क्या होता है आपका नर्सिंग डायग्नोसिस, आप कैसे बनाते हैं। फॉर्मेट होगा मेरे पास, देखो इस फॉर्मेट में आप बनाते हैं। सबसे पहले आप नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे, के बेसिस पे प्लानिंग करेंगे। अभी हम नर्सिंग डायग्नोसिस पे फोकस करते हैं, इंटरवेंशन इवैल्यूएशन। जब आपका ये पूरा नर्सिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आपको बताऊंगी एनसीपी। ये इस फॉर्म पे आपकी एनसीपी बनती है। ठीक है, इसके आगे नर्सिंग असेसमेंट आता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, जेसी पे मैंने लिख दिया। ऐसे आपकी क्या बनती है, एनसीपी बनाई जाती है, जिसको हम नर्सिंग केयर प्लान बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं हम, नर्सिंग केयर प्लान। इस पे आप सब कुछ यूज करते हो। ऐसी जो पेशेंट की फाइल होगी ना, उस पर आप ऐसे ही बनाएंगे। तो इसमें फर्स्ट क्या है आपका नर्सिंग डायग्नोसिस। देखो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या लिखा है, आप लोग ऐसे ही हम 5 बनाते हैं, जैसे ये 1 है। तो आपके एग्जाम में आता है कि आप 5 कम से ज्यादा 5 नर्सिंग डायग्नोसिस लिखे, और कम से कम, ठीक है, कम से कम 3 लिखे। तो यहाँ पे मैं 1 लिख के लेके आई हूँ, 1 का ही मैंने प्लानिंग भी लिखा है, 1 का इंटरवेंशन और 1 का इवॉल्यूएशन। कैसे लिखते हैं वो मैं बता रही हूँ। देखो पहले आपका था स्ट्रेस ओवरलोड, स्ट्रेस का ओवरलोड है एक स्टेटमेंट, रिलेटेड टू किसकी वजह से, वर्क एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, मल्टीपल उसको क्या हो गई, कोइंसिडेंस और स्ट्रेस। ठीक है, मतलब क्या है उसको, रिलेटेड टू वर्क एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। एज एविडेंस बाय, ये दूसरा था आपका। अब तीसरा स्टेटमेंट, एज एविडेंस बाय, पेशेंट ने क्या बोला आपको, स्टेटमेंट दिया, आपको कैसे पता चला, आई एम सपोज टू बी इन आ, ठीक है, चिल ऑन मंडे। ठीक है, और वर्कलोड ओवर 50 आवर्स वीक, रिपोर्टेड ट्रेवल। ठीक है, उसने ये सारी आपको बताई कि जिसकी वजह से आपको लगा उसका जो स्ट्रेस लेवल है वो ज्यादा है। ये तीसरी स्टेटमेंट है। अब आपने आउटकम प्लानिंग, अब आपका प्लानिंग क्या है, ये आपका डायग्नोसिस था। आपने बोला पेशेंट विल रिव्यू द अमाउंट एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेस इन डेली, ये आपने प्लानिंग करी। लिविंग एंड आइडेंटिफाइड 2 इंटरवेंशन दैट कैन बी आर कंप्लीटेड इन डेली लाइफ टू रिड्यूस द स्ट्रेस बाय 12 ईयर। तो हमने क्या बोला, पेशेंट को रिव्यू कर सकता है अमाउंट एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेस इन डेली, तो उसका अमाउंट है। लिविंग एंड आइडेंटिफाइड 2 इंटरवेंशन, 2 इंटरवेंशन पे दैट कैन बी कंप्लीटेड इन डेली, ये हो आपका। अब आपका इंटरवेंशन क्या है, आपने इंटरवेंशन क्या किया, आपने राइट नाउ, ठीक है, विल लिसन एक्टिवली टू पेशेंट एज ही डिस्क्राइब लाइफ स्ट्रेस, ये आपका। ठीक है, फिर जो नर्स है विल, जो आरएन है वो स्ट्रंग टू द पेशेंट ऑन स्ट्रेस रिड्यूसिंग एक्टिविटी, जैसे डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज आपने करवा दी उसको। ठीक है, योगा करवा दिया। ठीक है, उसके बाद उसके वाइटल साइन असेसमेंट कर दिए, एनकरेज कर दिया पेशेंट को कि वो स्ट्रेस और जो उसके स्पाउसेस है उसको कम कर दे। ये आपका इंटरवेंशन था। अब आपका इवॉल्यूएशन क्या है कि पेशेंट को अब आपने क्या करना है, देखना है कि जो आपने इंटरवेंशन किया, जैसे आपने उसको योगा कराया, ठीक है, उसको मेडिटेशन करवाया, कि उसकी वजह से उसका जो स्ट्रेस है वो कितना कम हुआ।
ये आपका क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। इस तरीके से हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं। जिस क्या होता है आपका एनसीपी होता है, इसी तरीके से हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं। पहला ये आपका पहला नर्सिंग डायग्नोसिस है। इसी तरीके से हमें 5 नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने होते हैं, जिनका 5 हम केयर प्लान बनाते हैं। जैसे पहला ये हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पहले हम नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे 5, उसके बाद आप 5 एनसीपी, उनके ऊपर एनसीपी बनाएंगे, मतलब पूरा नर्सिंग केयर प्लान कि आपका क्या नर्सिंग डायग्नोसिस है, क्या आपने उसके लिए प्लानिंग करी, क्या आपने उसका इंटरवेंशन निकाला, क्या उसके लिए इंटरवेंशन रहा आपका, और क्या आपने उसमें इवोल्यूशन किया। तो ये पूरा पार्ट जो था आपका, वो क्या था, आपका डायग्नोसिस का पार्ट था। सबसे पहले हमने असेसमेंट को पढ़ा था। आज हमने डिटेल में किसको पढ़ा, आपका जो सेकेंड पार्ट है वो आपका क्या है, नर्सिंग केयर प्लान। ठीक है, उसके बाद जो आपकी प्लानिंग है वो आपका प्लानिंग और आपका इंटरवेंशन और इवोल्यूशन, वो छोटे पार्ट है, उनके अंदर इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि आपको प्लानिंग ही करनी है। आप प्लानिंग करेंगे, फिर आप उसको इंटरवेंशन करेंगे, फिर आप इवोल्यूशन करेंगे। तो जो आपका मेजर पार्ट होता है, जहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, वो आपका नर्सिंग डायग्नोसिस आती है। असेसमेंट में नहीं आती, बच्चों को नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने में आती है। तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे नर्सिंग डायग्नोसिस में लिख के बताए हैं। न्यूट्रिशन से रिलेटेड, एयरवे से रिलेटेड, आपका एलिमिनेशन से, आपका सर्कुलेशन से, आपका बाकी बहुत सारे आपको मैंने इस पे लिखे हुए नर्सिंग डायग्नोसिस। और आपका जो स्टार्टिंग में मैंने वो एग्जाम्पल बताया था, वहां से भी आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, उसमें भी बहुत सारे नर्सिंग डायग्नोसिस बने हुए हैं। मैंने आपको समझा भी दिए कैसे होते हैं, क्या 2 पार्ट स्टेटमेंट होता है, क्या 3 पार्ट स्टेटमेंट होता है, वो सब कुछ हमने उसमें डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आप क्या करेंगे, इनको प्रैक्टिस करेंगे। देखो बेटा, आपको एफर्ट्स थोड़े लेने पड़ेंगे, क्योंकि नर्सिंग डायग्नोसिस आपको ही बनाना है। और आपका सेकेंड ईयर में जब आप जाते हैं, तो वहाँ पे एनसीपी एक बड़ा पार्ट होता है कि आपको जैसे कोई भी डिजीज करनी चाहिए। जैसे एमआई का पेशेंट है, एमआई के पेशेंट के लिए आपको आ जाएगा जैसे कि आप इसके लिए एनसीपी बनाएं, तो आपको पता होना चाहिए कि एमआई के पेशेंट में सर्कुलेशन, आपका सर्कुलेशन ज्यादा आएगा, और आपका क्या आएगा, एयरवे से रिलेटेड आएगा। अब ऐसे नहीं कि कोई पेशेंट रेस्पिरेटरी का है और आपने उसमें एयरवे का नर्सिंग केयर प्लान बनाया नहीं है, ये नहीं करना। जैसे कोई पेशेंट आपका सीधा सीधा दिख रहा है कि पेशेंट को, जैसे डॉक्टर ने लिखा हुआ इसको पल्मोनरी इम्बोलिज्म है, पल्मोनरी मतलब लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और आपने सारी नर्सिंग डायग्नोसिस बना दिया सर्कुलेशन से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, उसके स्ट्रेस से रिलेटेड। अरे भाई, सबसे पहले तो उसको डिफिकल्टी होगी ब्रीथिंग में, तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी भी याद रखनी है। ठीक है, अब कोई पेशेंट है जिसको फीवर हो रहा है, अब फीवर वाले पेशेंट में आपने सारे ही उसके क्या बोलते हैं, आपके रेस्पिरेटरी से रिलेटेड बना दिया, उसका रेस्पिरेटरी से ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं। ठीक है, अगर उसको फीवर हुआ है तो उसको बॉडी पेन होगा, उसको इंसोमेनिया होगा, उसको फटीक होगा, उसको थकावट होगी, उसको एक्टिविटी इंटॉलरेंस होगा, उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, उसके रेस्पिरेटरी पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने पांचों के पांचों डायग्नोस रेस्पिरेटरी से बना दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पांचों डायग्नोस आपके अलग होने चाहिए। जैसे एक आप रेस्पिरेटरी से बनाएंगे, फिर एक आप न्यूट्रिशन से बनाएंगे, ठीक है, फिर एक आप सर्कुलेशन से बनाएंगे, एक एलिमिनेशन से बनाएंगे, एक उसका स्ट्रेस से बनाएंगे, एक एक्टिविटी इंटॉलरेंस से बनाएंगे। तो सब अलग अलग होने चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे मैंने 5 लिखे हैं ना आपके रेस्पिरेटरी के, तो ऐसे नहीं कि पांचों के पांच अपने रेस्पिरेटरी के बना दिए, ये नहीं होना चाहिए। एक रेस्पिरेटरी का लेंगे, एक न्यूट्रिशन का लेंगे, क्योंकि पूरा तो नहीं हो ना, उसको सांस में ही दिक्कत हो रही है, साथ में और कुछ भी होगा। जैसे अगर उसको सांस में दिक्कत हो रही है तो वो खाना भी नहीं खाएगा, उसका जो न्यूट्रिशन स्टेटस है वो भी इम्बैलेंस हो जाएगा, वो पानी भी नहीं पिएगा तो उसका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो जाएगा, जिससे उसका टिश्यू परफ्यूजन भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना होता है, और डिजीज की बेसिस पे कि पेशेंट को हुआ क्या है। अब ऐसे नहीं कि पेशेंट को इनफेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है और आपने सारे डायग्नोसिस किसके बना दिए, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, या फिर सारे डायग्नोसिस आपने रेस्पिरेटरी के बना दिए, सारे डायग्नोस आपने सर्कुलेशन के बना दिए। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है तो उसका टिश्यू परफ्यूजन कम होगा, वॉल्यूम कम होगा बॉडी का, डिहाइड्रेशन उसको हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा उसको। तो इस टाइप के आपका उसको कंफ्यूजन हो जाएगा, उसका अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगा। इस तरीके के आपको बनाने होते हैं। ठीक है, तो आपका डायग्नोस वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर देंगे, मतलब आपका प्लानिंग हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में प्लानिंग, आपका इंटरवेंशन और आपका इवोल्यूशन, इसको कंप्लीट कर देंगे। उसमें मैं आपको कुछ जो पिक्चर्स हैं वो उसके एनसीपी की भी दिखा दूंगी। वैसे एनसीपी आपका इस फॉर्मेट में बनता है, आगे से इसमें असेसमेंट आता है, असेसमेंट, फिर एंग्जाइटी डायग्नोसिस, फिर आपका प्लानिंग, फिर इंटरवेंशन, फिर इवोल्यूशन। इसके बेसिस पे हम पूरा एनसीपी बनाते हैं। तो एनसीपी की मैंने आपको नर्सिंग डायग्नोसिस भी बता दिए कि कैसे कैसे आप नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बाकी के इसके पार्ट है उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो समराइज करते हैं। अभी हमने पढ़ा नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में, के बाद हमने इसके पर्पसेस पढ़े, मतलब बेनिफिट क्या है इसके।
फिर हमने इसके टाइप्स पढ़े, कौन कौन से टाइप्स के होता है। फिर हमने डिफरेंस पढ़ा मेडिकल डायग्नोसिस और नर्सिंग डायग्नोसिस में, मेडिकल एंड नर्सिंग डायग्नोसिस के बीच में, ठीक है। ये सब कुछ हमने क्लियर कर लिया। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम बाकी का जो नर्सिंग प्रोसेस का पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। देखो बिना प्रैक्टिस के आपको ये नहीं आएंगे बेटा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है। क्योंकि अगर हमें कोई चीज सीखनी होती है ना तो हमें बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। कोई भी चीज आपको बिना प्रैक्टिस की नहीं आती है। हमें लगता है कि हम चीजें भूल जाते हैं या हमें चीजें याद नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि हम प्रैक्टिस या फिर उसको प्रैक्टिस नहीं करते या फिर उसका रिवीजन नहीं करते। हम अगर बार बार उसका रिवीजन करेंगे तो वो चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। आपको नर्सिंग डायग्नोसिस में फर्स्ट ईयर में बच्चों को यही होता है कि नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे बनाए, नहीं बन रहे नर्सिंग डायग्नोसिस, एनसीपी कैसे बनाए, क्या है नर्सिंग डायग्नोसिस, तो उनको डिफिकल्टी होती है नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने में। एक बार आप एफर्ट्स दिखाएंगे, जैसे मैंने आपको बहुत सारे नर्सिंग डायग्नोसिस यहाँ पे दिए। आपके कॉलेज में भी अगर आपको बोला जाता है कि नर्सिंग डायग्नोसिस बना के लाओ, तो आप वहां से नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हैं कि कैसे नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी की चीजें पढ़ेंगे। वैसे मैंने आपको बहुत सारी चीजें इसमें एक्स्ट्रा ही बताई हैं। आपके कॉलेज में इतना चीजें बताई नहीं जाएंगी। मैंने बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एक्स्ट्रा में ही बताई है नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया हो। आप इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं। तो आप अच्छे से प्रिपेयर करें एग्जाम के लिए और अच्छे मार्क्स लेके आएँ, खुद को भी प्राउड फील करवाएं, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएं। अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो ऑटोमेटिकली हर किसी को प्राउड फील होता है, ठीक है। कुछ टाइम की बात होती है, जैसे अभी हम सोचते हैं कि हम लोग थोड़ा देर फोन चला लेते हैं, क्या ही हो जाएगा। देखो फोन तो हम बाद में भी चला ही लेंगे, ठीक है। फोन तो हम, अगर आप 2-3 महीने नहीं चलाओगे, आपके एग्जाम आने वाले 2-3 महीने नहीं चलाओगे तो कुछ ऊपर नीचे नहीं हो जाएगा फोन का। फोन का कुछ नहीं होगा, आपका करियर बन जाएगा, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, आपको इंस्पायर होगे, क्लास में भी लोग आपको देख के इंस्पायर हो जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।